हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के अलावा कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज हमने बनानी देख ली थी कि उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। अगर हम ये बात करें कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से ग्रेटर कोई आपके पास साइज के कोई ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से ग्रेटर कोई साइज का ऑब्जेक्ट है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी बिंदुवत वस्तु से बड़ी कोई वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, तो वो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि जो आपके पास, मैं बात करूं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, मैं बात करता हूं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यानी विस्तृत वस्तु या फिर संपूर्ण वस्तु। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा कि कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो मिलकर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या विस्तृत वस्तु का निर्माण करते हैं। कैसे? जैसे आपके पास कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तीसरा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, चौथा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, पांचवा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, छठा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। अब ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट जो हैं उसके साथ ही मैंने ये बना लिया कि यहाँ पर भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये इतने सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने पास हैं, बिंदुवत वस्तुएं अपने पास है। अब मुझे अगर विस्तृत वस्तु देखना है तो अगर मैं इन सबको मिलाकर एक वस्तु बना दूं तो वही क्या बन जाएगी? विस्तृत वस्तु बन जाएगी। तो ये आपके पास जो विस्तृत वस्तु या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज किस तरीके से बनेगी, इसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, अगर मुझे इस एरो के साइन का प्रतिबिंब बनाना है, तो इस एरो के साइन का प्रतिबिंब अगर मुझे बनाना है तो मुझे यहाँ पर मैंने एक ले लिया प्लेन मिरर। ये हमारे पास एक कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण से इस वस्तु का, विस्तृत वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हमने तो पढ़ा है केवल बिंदुवत वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना या पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनाना। तो अगर यहाँ पर आप एक एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हुए चलो, एक एक जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज बनाते हुए चलो, तो मैं कहूँगा ये वाली जितनी डिस्टेंस पर है प्लेन मिरर से उतनी डिस्टेंस पर इसकी इमेज भी बनेगी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो उतनी ही डिस्टेंस पर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो मैंने यहाँ पर इसकी इमेज जो है वो बना दी। ये जो लास्ट वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज हमने बना दी यहाँ पर। अब ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पर बन गई, ठीक है। जितनी डिस्टेंस पर ये वाला है उतनी ही डिस्टेंस पर पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, यहाँ पर इस तरीके से इमेज बन गई। जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर इस वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, बन गई। जैसे ही ऐसे ही मैं करता रहूँगा तो इन सब पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मेरे पास किस तरीके से बन जाएगी, वो इमेज जो है वो मेरे पास बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इन सब को अगर मैं मिला दूं तो मेरे को वही पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से मिल जाएगा। वही जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से मिल जाएगा। हर पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज इस तरीके से हमारे पास बन जाएगी। अब डायग्राम को अगर हम देखें तो ये वाले आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको यही ध्यान में रखना है डायग्राम के अंदर कि जितनी डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी होगी। अब अगर हम इसकी बात करें इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कौन सी है, ये वाली इसकी इमेज हो गई। ये वाला जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज हो गई आपके पास है ये वाले। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो कोई भी हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लिया था, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरीके से हमें मिल जाती है। अब इसके बारे में और सारी चीज़ें अगर हम देखना चाहिए कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो
पहली बात तो यही कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या विस्तृत वस्तु क्या होती है कि कई बिंदुवत वस्तुओं को मिलाकर जो वस्तु बनती है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, कई पॉइंट ऑब्जेक्ट को मिलाकर वो बोला जाता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कई छोटी छोटी वस्तुओं को मिलाकर, कई बिंदुवत वस्तुओं को मिलाकर जो वस्तु बनती है उसे हम बोलते हैं विस्तृत वस्तु। उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उसकी इमेज कैसे बनाते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप प्रत्येक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ और वो प्रत्येक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हुए आप उन सबको लास्ट में मिला दो, तो आपको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज या विस्तृत वस्तु की का प्रतिबिंब जो है वो मिल जाएगा। चलिए अब अगर हम इसके अंदर देखें कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कि आपके पास कोई पूरी संपूर्ण वस्तु आ गई, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे आपको बोल दिया कि कोई व्यक्ति है जिसकी साइज है 5 फुट 4 इंच और आपको उसका प्रतिबिंब जो है वो किसी दर्पण के अंदर बनाना है, आपको उसकी इमेज बनानी है किसी प्लेन मिरर के अंदर। तो अब वो जो व्यक्ति है जिसकी हाइट है 5 फुट 4 इंच, वो जो वस्तु है, वो जो व्यक्ति है वो एक विस्तृत वस्तु की तरह बिहेव करता है। क्यों? वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि विस्तृत वस्तु का आकार बराबर होता है विस्तृत प्रतिबिंब का आकार। यानी आपके पास जो भी विस्तृत वस्तु है, जो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की साइज और जो उसका इमेज बन रही है, जो उसकी इमेज बन रही है, उस एक्सटेंडेड इमेज की साइज दोनों की क्या होगी? इक्वल होगी हमेशा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो विस्तृत प्रतिबिंब बनता है, जो एक्सटेंडेड इमेज बनती है, वो विस्तृत प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, इरेक्ट, सीधा बनता है। यानी ऐसे नहीं होगी कि उल्टा पुल्टा बन गया, ठीक है, सीधा बनेगा बिल्कुल। अगर एरो का साइन ऊपर है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज बन रही है, उसमें भी एरो का साइन किधर होगा? ऊपर ही होगा। अगर इधर किसी व्यक्ति का सिर है, यहाँ पर पाँव है, तो इधर भी क्या होगा? ऊपर सिर होगा, नीचे पाँव होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर पाँव हो जाएंगे, नीचे सिर हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो विस्तृत प्रतिबिंब जो बनता है, एक्सटेंडेड इमेज जो बनती है, वो इरेक्ट बनती है, हमेशा सीधी बनेगी। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि विस्तृत प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा बनता है। अगर पार्श्विक उल्टे बनने का मैं इंग्लिश के अंदर ये ट्रांसलेशन करूं तो पार्श्विक उल्टा बनने का मतलब होता है कि इन्वर्ट हो जाता है। जो इमेज होती है वो इमेज क्या हो जाती है? इन्वर्ट हो जाती है। कैसे? अगर हम एक एग्जांपल से इसी चीज़ को समझे तो देखो कि पार्श्विक उल्टा या इन्वर्टेड होने का मीनिंग क्या होता है। इन्वर्टेड होने का क्या मीनिंग होगा? जैसे आपके पास ये कोई यहाँ पर प्लेन मिरर है, ये यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, इस एरो के साइन के तरीके से। अब आपको इसकी इमेज बनानी है, तो इसकी इमेज बनाएंगे तो हम कहेंगे कि ये कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ होता है, और कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसकी जो इमेज बनेगी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वो
उन्हीं पॉइंट ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंबों को, उनकी इमेज को मिलाकर बनने से बनेगा। तो चलिए, अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं या सबसे पहले इसकी इमेज बनाऊं, तो मैं बोलूँगा ये ऑब्जेक्ट जितनी प्लेन मिरर से डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी। तो इसकी अगर मैं इमेज बनाऊं तो मैं कहूँगा ये वाली जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इधर होगी और यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। यानी ये जो यहाँ वाला पॉइंट है वो यहाँ वाला पॉइंट यहाँ पर इमेज के अंदर शो होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, यानी ये क्या बन गया, पार्श्विक उल्टा बन गया। यानी इस एरो को मैंने इस मिरर के रिलेटिव में उठाकर इधर रख दिया, घुमाकर रख दिया इधर, तो इसका जो एरो है वो एरो इधर हो गया और ये वाला बाकी का जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो इधर, सॉरी बाकी की जो एक्सटेंडेड इमेज है वो इधर हो गई। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो एक्सटेंडेड इमेज बनेगी वो एक्सटेंडेड इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, यानी पार्श्विक उल्टी होगी। अगर एक एग्जांपल और लेके चले हम लोग पार्श्विक उल्टे की या फिर इन्वर्टेड की, तो मैं कहूँगा ये वाला आपके पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपके पास बीच में कोई, इस प्लेन मिरर के बीच में से गुजरने वाली लाइन है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आपके पास कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं बोल रहा हूँ ये एक अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट कौन सा है, ये P है, ठीक है। इसकी मुझे इस प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनानी है। तो इसकी अगर मुझे प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनानी है तो मैं कहूँगा ये जो P है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये कई छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ होता है और उन पॉइंट ऑब्जेक्ट को जो है वो मैं यहाँ पर, ये मैंने कोई 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिए, 4 मैंने बिंदुवत वस्तुएं बना ली इसी P को ध्यान में रखते हुए। अब देखो मैं इसकी इमेज बनाऊँ तो मैं कहूँगा ये वाला ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो उतनी ही डिस्टेंस पर अगर मैं इसकी इमेज बनाऊँ तो उतनी डिस्टेंस पर चलो हमने यहाँ पर जो है वो इस P की इमेज बना दी। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा पॉइंट ऑब्जेक्ट आया, जो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में मैं इस वाले की बात करूँगा तो जितनी प्लेन मिरर से डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पर ये वाला इसकी इमेज बन जाएगी। तो इसकी इमेज बन गई आपके पास यहाँ पर उतनी ही डिस्टेंस पर। ऐसे ही ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर बनेगी इसकी इमेज। तो इसकी जो इमेज बनी वो बन गई आपके पास यहाँ पर। ये जो डिस्टेंस है प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की और प्लेन मिरर से इमेज की वो इक्वल होती है, ये हमने पहले से पढ़ लिया है। तो इसी तरीके से इस लास्ट वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट की भी मिलेगी। अब मैं अगर इन सबको मिला दूँ तो इन सबको मिलाने पर मुझे जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, जो इमेज मिलेगी मुझे इस ऑब्जेक्ट की, वो जो इमेज है वो बिल्कुल क्या हो गई, देखो बिल्कुल क्या हो गई, ये इन्वर्टेड हो गई, बिल्कुल उल्टी हो गई, पार्श्विक उल्टी हो गई ये इमेज। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सटेंडेड इमेज जो बनती है किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, वो हमेशा पार्श्विक उल्टी बनती है। जैसे अगर हम किसी भी ABCD के अंदर कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट है उसकी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो उसकी इमेज बनाएंगे तो वो बिल्कुल क्या बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब उसमें से कई अक्सर कई अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जिनकी इन्वर्टेड इमेज और जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उन दोनों की जो साइज है वो सेम होती है, यानी वो बिल्कुल इन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कौन से हैं, जैसे A है आपके पास, तो A के लिए अगर मैं उसकी प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनाऊंगा तो इन्वर्ट होने के बाद में भी वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के सेम ही नज़र आएगी, तो वहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे P हो गया आपके पास या B हो गया, B फॉर बॉय, तो उसके लिए इन्वर्टेड होने पर अक्सर चेंज हो जाएंगे, अल्फ़ाबेट चेंज हो जाएंगे। तो ये बात हमें जो है थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ध्यान में रखनी है कि कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें नोट डाउन करते हुए चलें आप लोग।
इंग्लिश वालों के लिए बेटा नीचे कैप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से नोट डाउन करें। हिंदी वाले वीडियो से ही अपने थ्योरी नोट्स बनाएं। चलिए, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फोर्थ, वो क्या होती है। हमने देख लिया कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो अगर बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। पहले तो इरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ऊपर की ओर सिर है, तो उसकी इमेज में भी ऊपर की ओर सर बनेगा। लेकिन जो बनेगा इमेज वो इन्वर्टेड होगी, यानी वो उल्टी होगी है। उल्टी अगर हो गई तो उसके बाद की कंडीशन की हम बात करें कि पहले तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे रख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पर इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अब अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग ना रखकर किसी एंगल पर रखें, या फिर मिरर जो है वो परपेंडिकुलर ना रखकर हम मिरर को किसी एंगल पर रखें, तो वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो किस तरीके से बनेगी, या किस तरीके से हम देखेंगे कि इमेज कैसी बनेगी। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेके ही चलते हैं और एग्जाम्पल से ही इसे समझेंगे। मैं क्या बोल देता हूँ, यदि एक विस्तृत वस्तु 45 डिग्री कोण पर झुके, 45 डिग्री कोण पर झुके एक समतल दर्पण के सामने क्षैतिजतः रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और ये आपको बाकायदा डायग्राम दे रहा है। इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन को मैं रिपीट करूं तो नीचे आपको कैप्शन में नज़र आ रहा होगा, क्या बोल रहा है, इफ़ एन एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इंक्लाइंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन द इमेज विल बी, या इमेज जो है वो किस तरीके की बनेगी वो हमें बताना है। अब किस तरीके से ये रखी हुई है उसकी अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले आपको प्लेन मिरर दिया हुआ है, ये आपको प्लेन मिरर दे दिया। ये वाली साइड जो है वो रफ साइड है इसकी, या फिर मैं बोल दूं पॉलिश्ड साइड है। इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल आपको दे रखा है यहाँ पर। ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर दे रखा है, तो आपको ऑब्जेक्ट जो दे रखा है इसके अंदर, वो ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, वो क्षैतिजतः रखा हुआ है। और जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से, ये यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। अब इस ऑब्जेक्ट की आपको बतानी है कि जो इमेज बनेगी वो किस तरीके से बनेगी इस प्लेन मिरर के अंदर। तो देखो, अगर हमें इसकी इमेज बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, हम बोलते हैं कि इमेज जो होती है, प्रतिबिंब जो होता है, वो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यानी रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इमेज होती है। तो हमें रिफ्लेक्टेड रेज देखनी है और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। तो अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है या परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु देखना है, तो मुझे कितनी रिफ्लेक्टेड रे लेनी पड़ेगी, कितनी परावर्तित किरणें लेनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा, मैं यहाँ से अगर हम बात करें तो प्रतिच्छेद बिंदु अगर हमें देखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हमें देखना है, तो कम से कम मिनिमम 2 लाइट रे जो हैं वो रिफ्लेक्टेड हमें लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि तभी हम वहाँ उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पॉइंट की बात करें। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है।
इनकी इमेज बनाते हैं। इनकी इमेज बनाते ही अपने पास सामने आ जाएगा कि किस तरीके से जो इमेज है वो बनेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक लाइट रे जो है वो बिल्कुल सीधी निकल रही है इस तरीके से। ठीक है, अब ये लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर जानी चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है आपके पास, ये तो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होकर जानी चाहिए। तो रिफ्लेक्शन के लिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मुझे एक नॉर्मल यानी अभिलंब बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो अभिलंब जितना ये कोण बनाएगा उतना ही कोण बनाते हुए वो किरण जो है, परावर्तित किरण जो है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो चली जाएगी। तो कितना कोण बनाएगी ये, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमने फर्स्ट ले लिया, अब हम सेकंड रे की बात करें जो यहाँ पर इस मिरर पर आ रही है, तो मैं कहूँगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दूसरी जो लाइट रे है वो इस प्लेन मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है। अब हमें पता है कि बिल्कुल परपेंडिकुलर जो आती है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ही वापस चली जाती है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर वापस चली जाएगी, यानी इसके अंदर तो अपने पास कोई रिफ्लेक्टेड रे अलग से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर आई थी, परपेंडिकुलर ही वापस चली गई, तो परपेंडिकुलर वो वापस आगे की ओर चली जाएगी। इसके अंदर अगर हम देखें ये वाला एंगल आपके पास है 45 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, देखो एक लाइन इधर एक लाइन इधर, तो ये वाला एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो क्या जाएगी 45 एंगल पर जाएगी। अब ये वाला 45 और आगे यहाँ पर भी 45 बनेगा, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी क्या, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा 45, क्योंकि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला टोटल एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री होते ही ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास जो वर्टिकल बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। तो मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखूं तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो किस तरीके से बनेगा मेरे पास। तो मैं कहूँगा इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दो, इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दो, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं इस वाली लाइन को अगर आगे बढ़ा देता हूँ, तो मैंने इस तरीके से आगे बढ़ा दिया इस वाली लाइन को, आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं, जितना काम में आएगा उतना रख लेंगे, बाकी को मिटा देंगे। इस वाली लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, रिफ्लेक्टेड रे है आपके पास, इस रिफ्लेक्टेड रे को हमने आगे बढ़ा दिया, कहाँ पर ये इंटरसेक्शन हुई, ये इंटरसेक्ट हुई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है। अब इसका काम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पीछे वाले पॉइंट की। तो पीछे वाले पॉइंट की इमेज बना रहे हैं, तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ा, इस प्लेन मिरर को। ठीक है, एक्सटेंड कर लिया। अब एक लाइट रे जो है वो तो हमने डायरेक्ट ले ली इस तरीके से। ठीक है, वो तो ऐसे आएगी 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल पर वापस चली जाएगी, वो तो सेम ही है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है बिल्कुल। दूसरी लाइट रे जो है वो मैं वापस से वही ले लेता हूँ, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने ले ली, इंसिडेंट रे हमने ले ली, और वो परपेंडिकुलर अगर इंसिडेंस हो रही है तो वापस से वो अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मैं बोल देता हूँ इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर लूँ आगे की ओर, तो इसी लाइन को एक्सटेंड करूँगा आगे की ओर, तो देखो मैं अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर लूँ आगे की ओर, तो इस तरीके से मैंने जो है वो एक्सटेंड कर ली इस लाइन को। अब मुझे क्या करना है कि ये वाली जो लाइन आपके पास आ रही है, इस लाइन का और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या होगी, इमेज होगी। इसको हम थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर जो है वो थोड़ा सा रोटेट हो गया यहाँ पर इस तरीके से। ये जो आपके पास इंसिडेंट लाइट रे है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर, वो इस सरफेस के क्या होने चाहिए, बिल्कुल है परपेंडिकुलर। तो जहाँ से आएगी वहीं से वापस चली जाएगी। अब इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ, तो हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन आ रही है
और ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी वही इसी पॉइंट के लिए भी वही रिफ्लेक्टेड रे होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल है आपके पास ऑब्जेक्ट। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो मैं बोलूँगा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो कहाँ पर आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया यहाँ पर। तो इस पॉइंट की इमेज तो बनी यहाँ पर और इस वाले पॉइंट की इमेज बन रही है यहाँ पर। साइज दोनों की ही सेम होगी। यहाँ पर आपको साइज जो है वो एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं वो बिल्कुल हम हाथ से बना रहे हैं, ठीक है। कोई भी स्केल का यूज हम लोग नहीं कर रहे, हम एंगल भी नहीं देख रहे कि ये वाला एंगल जो है वो 45 एक्चुअल के अंदर है या नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हाँ भाई इन दोनों को मिलाकर जो इमेज है वो किस तरीके की बनेगी, कहाँ पर बनेगी। तो अगर मैं बात करूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो बना यहाँ पर। तो जो इमेज बनेगी इसकी, वो इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगी इसकी। अब यहाँ पर अगर इमेज बन रही है, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि जो इमेज बन रही है इस वाले ऑब्जेक्ट की, वो इमेज बिल्कुल कैसी बन रही है, वर्टिकल बन रही है। ये जो ऑब्जेक्ट था आपके पास, ये ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर, और जो इमेज बन रही है इसकी वो कौन सी पोजीशन में बन रही है, तो मैं बोलूँगा इमेज जो बन रही है वो वर्टिकल पोजीशन में बन रही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्ट MTR बनाकर याद भी रखेंगे। MTR का मीनिंग क्या होता है, मुझे तुझे रटना है कि यदि एक विस्तृत वस्तु 45 डिग्री कोण पर झुके एक समतल दर्पण के सामने क्षैतिज तय रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो मैं बोलूँगा 45 डिग्री पर रखा हुआ है, तो आप उसके कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक इनिशियल पॉइंट, दूसरा फाइनल पॉइंट ले लो। तो अगर इनिशियल पॉइंट से हम 2 लाइट रे लेके चलें तो वो लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगी मिरर से, तो रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी, यानी परावर्तित किरणें होंगी वो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, और उन रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यानी यहाँ से हमने 2 लाइट रे ली, एक तो इधर चली गई बिल्कुल सीधी, वो रिफ्लेक्ट होकर उधर गई, और एक हमने ले ली बिल्कुल परपेंडिकुलर जो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, जो अपने पथ की पुनरावृत्ति कर रही है। तो इन दोनों को आगे बढ़ाया तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिला और वहाँ पर हमने इमेज बना दी। तो मुझे ध्यान में क्या रखना है, मुझे ध्यान में रखना है कि अगर मिरर जो है, दर्पण जो है वो 45 डिग्री एंगल पर झुका हुआ हो और जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल बनेगी। नोट डाउन कीजिए आप लोग। अगर आप इसी डायग्राम को स्केल से बनाते हैं बिल्कुल सीधा लाइनिंग करते हुए, तो ये डायग्राम जो है इसके अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल साइज जो है इस ऑब्जेक्ट की वो मिल जाएगी। यानी जैसे हमने यहाँ पर किया है, ये जो इमेज बन रही है वो थोड़ी सी आपको बड़ी बनती हुई नज़र आ रही है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो बड़ी कैसे बन गई है। नोट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो करते हैं। चलिए, इंग्लिश वाले बेटा ध्यान रखेंगे, कैप्शन पर ध्यान न रखो आप लोग। कोई भी क्वेश्चन जो है वो मैं हिंदी के अंदर लिखवा रहा हूँ और उसका कैप्शन इंग्लिश के अंदर मैं डाल रहा हूँ। बाकी कोई भी चीज़ जो है वो समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, एक न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आप लोगों को ध्यान में भी रखना है ताकि कभी भी कोई एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको भी उसका बेनिफिट मिल जाए। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक प्लेन मिरर की मिनिमम साइज बतानी है जिससे कोई भी व्यक्ति जो है उसकी इमेज पूरी पूरी उसमें दिखाई दे जाए। यानी क्वेश्चन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा किसी
व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए किसी समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, किसी समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी। अगर इंग्लिश के अंदर इसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करें तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज, यानी आपको उस प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट बतानी है जिससे कोई भी ऑब्जर्वर जो है, अब इसके अंदर हिंदी वाले ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ही प्रेक्षक है, यानी यही अपनी खुद की इमेज को देख रहा है और इसी को खुद की संपूर्ण प्रतिबिंब जो है, खुद की इमेज जो है वो दिखाई देनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखना चाहें तो मैं बोलूँगा कि जैसे कोई भी आपके पास व्यक्ति है, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग प्लेन मिरर बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने बना लिया एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये आपके पास है एक प्लेन मिरर, मुझे नहीं पता इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट को लेते हुए यहाँ पर मैं सरफेस ले लेता हूँ, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, सरफेस ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि मिरर की जो हाइट है ये आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। अब ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट को मैं ले लेता हूँ, यहाँ से लेकर मैंने ऑब्जेक्ट को ले लिया यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं अच्छा सा, इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं AB, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज जो है वो इस मिरर के अंदर देखनी है, पूरी इमेज जो है वो इस मिरर के अंदर देखनी है। तो मैं एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ इस मिरर का, ठीक है, इस मिरर का मैं एक मिड पॉइंट ले लूँ तो मैंने मिड पॉइंट बना लिया इस तरीके से। ये जो है ये इस मिरर का मिड पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो तो देख लेना। अब देखो मुझे अगर इसकी इमेज बनानी है और कंप्लीट इमेज, यानी कोई भी पार्ट जो है वो इमेज के अंदर छूटना नहीं चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा कि मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट ले लो ऑब्जेक्ट का, तो कोई भी पार्ट जो इमेज का है वो नहीं छूटेगा। तो चलिए कैसे करें, मैं बोलूँगा कि यहाँ से एक लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर इस जो ऑब्जेक्ट आपके पास है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की आंखों तक अगर पहुंच रही है तो वो उसकी इमेज जो है वो उसे दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ से एक लाइट रे जो है वो लाइट रे यहाँ पर इस प्लेन मिरर के बिल्कुल एज पर आ रही है, ठीक है। सोर्स से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इस प्लेन मिरर पर आ रही है, तो प्लेन मिरर के लिए तो वो क्या बन गई, इंसिडेंट रे बन गई। अब ये लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होकर इस ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचेगी तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जो है वो दिखाई दे जाएगी। हमने बोल दिया कि आंखें जो हैं वो यहाँ पर हैं इस प्लेन मिरर की, तो यहाँ से लाइट रे जो हैं वो रिफ्लेक्ट होकर अगर यहाँ पर पहुँची तो उसे वो दिखाई दे जाएगी, वरना वो दिखाई नहीं देगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरणें जो हैं वो यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अब मैं बात करूँ यहाँ से, अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊँगा तो जितनी डिस्टेंस पर, ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ए पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होगा उतनी डिस्टेंस पर इसकी इमेज बन जाएगी। तो मैं इस वाली लाइन को अगर आगे बना दूँ, इस वाली लाइन को अगर हम आगे बना देते हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो है
वो इसकी इमेज का ये पॉइंट ए पॉइंट की इमेज जो है वो बन जाएगी और इसको हमने नाम दे दिया ए डैश। ठीक है, अब नीचे वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ से एक लाइट रे जो है वो निकल कर इस मिरर के नेक्स्ट एज पर पहुंच रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये पहुंचनी चाहिए कहाँ पर, इसके आईज तक। ये रिफ्लेक्टेड रे है बी पॉइंट की और बी पॉइंट की रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर पहुंचनी चाहिए, इसकी आईज तक पहुंचनी चाहिए, तभी उसको दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट। तो ये तो इंसिडेंट रे, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ तक पहुंच गई। अब मैं अगर इसको भी अगर वापस से पीछे मिलाऊं तो इसको पीछे मिलाऊंगा तो मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे जाएगा। तो इसको अगर मैं पीछे मिलाऊं तो मैं कहूँगा बी पॉइंट जो है वो जितनी डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ तक है, प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही इमेज भी उसकी डिस्टेंस पर होगी। या फिर डायरेक्ट मैं यहाँ से जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से सीधी सीधी इमेज बनाते हुए इस पॉइंट तक पहुँच जाता हूँ। तो मैं कहूँगा ये वाली जो लाइन है वो ये वाली रिफ्लेक्टेड रो जो है वो मुझे इस पॉइंट से आती हुई नज़र आएगी। बीच के अंदर अगर मैं इस प्लेन मिरर को सीधा कर दूं थोड़ा सा, इस प्लेन मिरर को जो है वो हम बिल्कुल थोड़ा सा सीधा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन के अंदर डायग्राम के अंदर जब हम लोग एंगल वगैरह देखें तो वो करेक्टली हमें नज़र आए। ठीक है, ये हमने यहाँ से ये बिल फिर भी टेढ़ी हो गई, चलो कोई नहीं, ये लो। ठीक है, ऐसे इतना तो चलेगा। अब देखो हमने रिफ्लेक्टेड रे बना ली, हमने बोल दिया ये जो इमेज बनी वो कौन से पॉइंट की बनेगी, बी की, तो इसे क्या नाम दे दिया, बी डैश नाम दे दिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसकी हाइट चाहिए, हमें इसकी हाइट चाहिए। तो अब मैं इस सेंटर पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट जो है इसको हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। अब हम सेंटर पॉइंट ले लेते हैं अलग अलग, कौन कौन से। मैं यहाँ से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो नॉर्मल जो है वो हमने बिल्कुल सेंटर से ले लिया यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल की अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि एक तो आपतन कोण है, इंसिडेंस एंगल है, दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल या परावर्तन कोण है, दोनों बराबर होते हैं। तो ये और ये दोनों बराबर, और ये वाली जो साइड है वो दोनों ही इस ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ये बन रहे हैं और इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड तो कॉमन है और दो एंगल जो हैं वो सेम है। दो एंगल कौन से सेम हो गए, देखो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो एक एंगल तो सेम हो गया ये वाला और एक एंगल सेम हो गया ये वाला, तो दो तो एंगल सेम और एक साइड कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल के अंदर। तो अगर मैं इस वाली साइड को x एज्यूम कर लूं तो ये वाली जो साइड है वो भी कितनी हो जाएगी, x ही हो जाएगी, क्योंकि दो एंगल और एक साइड कॉमन है, दो एंगल तो बराबर हैं और एक साइड जो है वो क्या है, कॉमन है। तो ये वाली जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी। चलिए यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ तो इस तरीके से मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री। अब इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा क्या, क्योंकि एक तो इंसिडेंस एंगल है और दूसरा रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों ही इक्वल होते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के। तो ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल बराबर और ये वाली साइड कॉमन। तो अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को y एज्यूम करूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी, y ही हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से बात करें इस वाली लाइन को, अगर मैं बिल्कुल सीधा यहाँ से यहाँ तक मिला दूं तो मैं कहूँगा ये वाली साइड x है तो ये वाली साइड भी कितनी हो गई, x हो गई। ठीक है, ये वाली साइड अगर y है तो ये वाली साइड जो है वो भी कितनी हो गई, y हो गई। तो अगर हम टोटल हाइट ऑफ मिरर की बात करें, टोटल हाइट ऑफ मिरर की बात करें तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा हाइट और लेंथ ऑफ मिरर, लेंथ ऑफ मिरर
यानी दर्पण की ऊंचाई या दर्पण की लंबाई भी बोल सकते हैं हम, लेंथ भी बोल सकते हैं कई बार, तो वो कितनी हो जाएगी मिनिमम। तो मैं बोलूँगा मिनिमम जो हाइट है, मिनिमम जो लेंथ है इस मिरर की, वो हो जाएगी x प्लस वाई। देखो x ये रही, y ये रही, तो मिनिमम कितनी है x प्लस वाई। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट जो है आपके पास, इस ऑब्जेक्ट की या वस्तु जो है इसकी हाइट कितनी है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट की मैं बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट की हाइट देखो कितनी है, x प्लस x कितनी हो गई 2x प्लस y यानी 2x प्लस 2y। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 2x प्लस 2y, यानी मैं लिखूंगा कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। x प्लस वाई किसकी हाइट है, वो है मिरर की मिनिमम हाइट। तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट ऑफ मिरर, यानी जो दर्पण की ऊंचाई या लंबाई है उसकी ऊंचाई या लंबाई के दोगुने के बराबर होगी ऑब्जेक्ट की हाइट। या मैं दर्पण की मिनिमम ऊंचाई की बात करूं, मिरर की मिनिमम हाइट की बात करूं, तो मिरर की मिनिमम हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की मिनिमम हाइट की क्या हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट या वस्तु की मिनिमम ऊंचाई की आधी हो जाएगी। और यही अपना आंसर हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी हम क्या ध्यान में रखेंगे कि किसी दर्पण के अंदर किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की ऊंचाई की आधी। ठीक है, कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्यक्ति है आपके पास, उसको अपना खुद का कंप्लीट इमेज देखनी है, तो कंप्लीट इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की जस्ट हाफ होनी ही चाहिए। अगर इससे कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो इस ऑब्जेक्ट को, इस व्यक्ति को अपनी कंप्लीट इमेज दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाली जो हाइट है हॉरिजॉन्टल सी हाइट, या आपको बोल दे सरफेस से हाइट बताओ, तो ये सरफेस से हाइट जो है इसकी वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल डायग्राम का खेल है ये यहाँ पर। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी नेक्स्ट कल देखेंगे हम लोग। थैंक यू।